नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड से बड़ी खबर जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनडीए इंडिया में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। बीजेपी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा हो सकती है। जेडीयू को 2 तो आजसू को 9 से 11 सीटें इस दौरान बीजेपी दे सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग सकती है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। आज बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज दिन में 3:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और माना यही जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मी और आचार संहिता भी लग जाएगी। साथ ही सरगर्मियां भी तेज हो जाएंगी। यही वजह है कि झारखंड में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इंडिया और एनडीए जारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, क्योंकि थोड़ा और इंतजार और कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माना यही जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही क्या माना जाए, क्योंकि बीते दिन जेएमएम खेमे में बैठक हुई थी, बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक, तो क्या माना जाए, क्या जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही समय में बात हैं। चुनाव आयोग जो है अब वो जो है अपनी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तारीखों का ऐलान कर देगा। और उसी तरह देख सकते हैं कि आज जो दिल्ली में केंद्रीय बीजेपी की बैठक हो रही है और आज जो है लगता है कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो आज जारी हो जाएगी। जिसे सूत्रों के अनुसार मानी जाए तो आज जो है झारखंड विधानसभा की 15 सीटों पर आज उम्मीदवारों की लिस्ट के सामने नाम आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए अब घोषणा के बाद जो है सियासी गर्मी काफी तेज है। और जो आप देख सकते हैं कि झारखंड में जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के लगातार पक्ष और विपक्ष की जो है सियासत की लड़ाई चलती रही है और ये अब जो है घोषणा के बाद और काफी तेज हो जाएगी। तो मुझे लग सकता है कि इस घोषणा के बाद जो है जल्द ही इंडिया गठबंधन इंडिया फोल्डर में जितने भी उनके सहयोगी हैं वो भी उनकी भी अब सीटों की ऐलानों का भी सिलसिला जारी रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर क्योंकि सस्पेंस लगातार बरकरार है अजय, सवाल यही कि सीट शेयरिंग पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एनडीए की बात हो या इंडिया की बात हो, कितनी सीटों पर किसके कितने दावे? देखिए देखिए सीटों को लेकर के देखिए इंडिया गठबंधन की बात और इंडिया दोनों फोल्डर में 2 सीटों की जीत चल रही है। कई ऐसे सीटें हैं जो दोनों दावेदार की मजबूती देखती है और ऐसे में थोड़ा सा हल निकालना थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाता है। तो देखिए दोनों पार्टियां बड़ी है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टियों में है, कांग्रेस की बड़ी पार्टियों में लगातार उनके इसके पहले अब वाले जगहों में बल का मजबूत जनाधार है और वहाँ कुछ समय के अंतरालों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य दल भी दावेदारी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन तमाम दोनों दलों में सीटों को लेकर के जो भी बंटवारा है या जीत है वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। देख सकते हैं कि अभी हाल कल ही जो है चुनाव के प्रभारी हेमंत बिस्वा ने साफ तरीके से कहा है कि जो हमारे इंडिया फोल्डर के जो भी दल के नेता हैं उनको सीटों की बंटवारा के लिए हम लगभग तय हो चुकी, कुछ सीटों पर जीत बची हुई है और जो भी वो आज सॉल्व कर लिया जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी की जाएगी जिन विधानसभा के चुनाव के जो ऐलान होगा निश्चित रूप से मुझे लगता है कि क्या माना जाए अजय, क्या आज ही पहली लिस्ट जारी हो सकती है? क्योंकि 3:30 बजे के करीब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद यही माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो क्या माना जाए, क्या आज ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है? संभावनाएं हैं? निश्चित रूप से मुझे जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई कि आज जो है बैठक केंद्रीय जो बैठक चुनाव प्रबंधन की जो बैठक है, इस बैठक में पूरी मंथन सारी यानी कासू विधानसभा की सीटों पर मंथन होगा और मंथन के बाद कौन सीटें को अपने सहयोगी दल को दी जाएगी, कौन सहयोग वो खुद चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में तय करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि जो विधानसभा चुनाव में है बीजेपी वो कितने सीटों पर लेके जिस प्रकार के लगातार अपने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो 70 सीटों पर अपनी चुनाव लड़ने का अपने मन बनाया था। और वैसे में अब लगता है कि जिस प्रकार से जो उनके जो सहयोगी दल है उनका जो दबाव लगातार जो है तो वैसे में उनको थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगा और उन मशक्कतों के बीच का हल रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये बात जो तय है
झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच लड़ाई होगी। अब देखना पड़ेगा इन दोनों से की सियासी की लड़ाई में झारखंड का सरताज किसके ऊपर पहुंचता है। बिल्कुल, क्योंकि अजय 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा को देखते हुए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। अगर झारखंड के रण की बात करूं, कौन कितने मजबूत स्थिति में या कौन किससे कितना आगे आपको तैयारियों में इस वक्त लग रहा है? देखिए सीधी सी बात है। देखिए जिस प्रकार से लगातार आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो भी मजबूत दावेदार हैं, जिस प्रकार से आप अपने पिछले दिनों देखा होगा कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद अपनी कमान झारखंड की सत्ता अपने हाथों में ली, और जिस प्रकार से आपने देखा हो कि लगातार एक के बाद झारखंड की योजनाओं और उन तमाम जो भी विवाद उपजे, जो भी कर्मचारियों का जो भी मांग रहा हो या फिर तमाम जो मुद्दे रहे उनको एक से एक के बाद उन्होंने सॉल्व किया है। हाल फिलहाल में उन्होंने कई बड़ी योजनाओं को लाकर के झारखंड को एक सुर्खियों में डालेगा और लगातार उन सुर्खियों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो काफी मजबूत इस तरह में दिख रही है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसके लिए मजबूत रणनीति बनाते हुए बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी उसके टक्कर देने के लिए कई योजनाओं, चुनाव के पहले, यानी आप समझ रहे घोषणाओं के पहले उन्हें बीजेपी ने 5 प्रण दिया और उस 5 प्रण में एक मजबूत जनाधार उनको भी एक मजबूत मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दोनों पक्षों की लड़ाई जो है, इस लड़ाई दोनों तरफ से मजबूत है और कोई भी बिल्कुल, क्योंकि अजय पूरी तरह से कांटे की टक्कर है। अगर बात करें, जैसा आपने भी कहा था कि असल जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया के ही बीच है और यही लड़ाई हमने लोकसभा चुनाव में भी देखी। लेकिन ना ही लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे, 14 सीटों की अगर बात करूं तो बीजेपी 8 में रह गई, जेएमएम और कांग्रेस भी कुछ खासा कमाल करके नहीं दिखा पाए। हालांकि 2019 के मुकाबले प्रदर्शन जेएमएम और कांग्रेस का बेहतर था। लेकिन अब विधानसभा के रण की बात करें तो क्या है झारखंड की जनता के मन में, क्या कुछ झारखंड के मुद्दे और जो मुद्दे विपक्ष यानी बीजेपी उठा रही है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो या वो वादा खिलाफी का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है, युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या लगता है इन मुद्दों में कितना दम? देखिए निश्चित रूप से सवाल आपका बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आपने देख सकते हैं कि दोनों बीचों की कांटे की टक्कर है। देखिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल अंतर है। लेकिन विधानसभा के चुनाव जो है स्थानीय नीति पर लड़ी जाती है, स्थानीय मुद्दों की बात की जाती है और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष यानी बीजेपी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठी की बात हो या रोजगार की बात हो या विकास की बात हो या फिर और तमाम चीजों की बात को लेकर के या मैया योजना को उनकी टक्कर देने वाली दीदी योजना की बात हो, तमाम चीजों को लेते हुए या भ्रष्टाचार की मामले की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के झारखंड के जो है बीजेपी जो है इस विधानसभा चुनाव में इन तमाम मुद्दा वो झारखंड के मुद्दे होंगे और इसी मुद्दे के बीच में वो बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी। और तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने किए हुए जो भी उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने सीधी तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया कि जिस प्रकार से लगातार जो 5 सालों का कार्यकाल रहा है उन 5 सालों को बिल्कुल, यानी पूरी तरह से चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। अब इंतजार है तो सिर्फ 3:30 बजे का जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों के ऐलान करेगा। हालांकि उसके बाद किस तरह से हलचल और ज्यादा बढ़ती है, कौन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करता है, उस सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। अजय बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बहराइच की कर लेते हैं। बहराइच में हिंसा पर बवाल को लेकर अब सियासी टकरार भी शुरू हो गई है। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना बीजेपी नेताओं की आदत है। अंशु अवस्थी ने सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। बहराइच में इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई, सरकार के पास कोई खुफिया इनपुट आखिर क्यों नहीं था, आशंका को लेकर तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई थी, तो ऐसे कई सारे गंभीर सवाल हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने योगी सरकार पर उठाए हैं। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी, यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए। कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही।
ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। हर घटना की तो बहराइच में हुई हिंसा से उठे बवाल के बाद अब सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने योगी सरकार को सीधे आड़े हाथों लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल जी, जिस तरह से बहराइच हिंसा पर उठे बवाल ने अब सियासी टकरार भी शुरू हो चुकी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, एक एक कर सभी योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा को लेकर अब व्यापक की गर्म हो गई है। वहीं बहराइच की स्थिति जो है वो भी पटरी पर आते हुए नजर आ रही है, लेकिन रुक रुक के हिंसक घटनाएं हो रही हैं। बहराइच में जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भीम आर्मी। और अब कांग्रेस ने भी एकदम फ्रंट खोल दिया है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी, इनका भी हमला हुआ है। इन्होंने साफ कहा है उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो खराब होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो बदमाश है ये जाकर के महाराष्ट्र में हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का भी मुद्दा उठाया है। साथ में ही बहराइच हिंसा को लेकर के पुलिस प्रशासन का फेल्योर बताया है और योगी सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये कहा है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था रोक पाने में बिल्कुल नाकाम है। अनिल जी, जिस तरह से 2017 के बाद 2022 में योगी सरकार रिपीट ही इस आश्वासन पे या जनता के इस भरोसे से हुई थी कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, ऐसे में ऐसी तस्वीरें सामने आना, जैसी बहराइच से तस्वीरें सामने आई, गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है, आगजनी होती है, और खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही त्योहारों से पहले बैठकें कर रहे थे, अपने अधिकारियों के साथ साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे। ऐसे में क्या माना जाए, कितना बड़ा प्रशासनिक फेलियर ये? साथ ही अनिल जी, जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार क्या कर रही थी, एक्शन क्यों नहीं लिया गया सही वक्त पर सही एक्शन? इनपुट क्या नहीं था सरकार के पास? कुछ भी प्रशासन के पास कोई इनपुट नहीं था? और अगर आशंका थी तो तैयारियां पहले से क्यों नहीं थी? कितना दम इन सवालों में? देखिए रिया जी, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको थोड़ा जमीन पर भी परखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर पर इनकाउंटर हो रहे हैं। आए दिन जो है इनकाउंटर में बदमाश घायल हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक खौफ का एयर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से बहराइच में देखने को मिला है उससे साफ होता है कि जमीन पर पुलिस के और प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। हिंसा होती रही, बढ़ती गई और हत्या तक पहुंच गई। उसके बाद पूरा बहराइच जो है वो हिंसा की चपेट में आ गया। बेशक के ये सीधा जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो पुलिस की नाकामी है, जो प्रशासन की नाकामी है, इसके लिए उसे दोषी माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सही वक्त पर सही एक्शन नहीं लिया गया, थोड़ी ढिलाई भी या लापरवाही भी बढ़ती गई। साफ तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो सवालों के घेरे पर जरूर है। लेकिन अगर उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव से पहले जिस तरह से बहराइच हिंसा के मामले को अब कहीं ना कहीं सियासी टकरार भी हमें देखने को मिल रही है या सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए, क्या उपचुनाव में इसका कुछ असर? देखिए रिया, इस समय तो सियासत में तरह तरह के नारे भी चल रहे हैं। लोग ये भी एक जुमला कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है इसलिए बहराइच में बवाल है। तो लोग जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शांति व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज उन्होंने जो मृतक हैं गोपाल मिश्रा, उनके परिजनों से मुलाकात की है और बहराइच में जहां पर प्रभावित एरिया है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और हालात न बिगड़े जिसको लेकर के प्रदेश सरकार हर स्तर पर प्रयास कर। बिल्कुल। हालांकि अनिल जी, कानून व्यवस्था को लेकर या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही काफी गंभीर रहे हैं, काफी सख्त रहे हैं। उस सब के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, बैठकों मंथन के बावजूद, आखिर क्या वजह कि धरातल पर स्थिति जो है थोड़ी अलग है? देखिए रिया, आज जो है एडीजी लैंड ऑर्डर
अमिताभ यश जो है जो बहराइच की हिंसा को लेकर के डीजीपी को पहुंचेंगे। इसमें जो सच्चाई है, कहाँ पर कमियां हुई, कैसे हिंसा बढ़ी, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के जो हेड हैं अमिताभ यश, उनकी तरफ से ये बनाई जा रही है और वो सौंपेंगे डीजीपी को, तो काफी हद तक ये स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं जो और एक सबसे बड़ा सवाल है, बहराइच में जो डीएम है मोनिका रानी और जो एसपी हैं वहाँ पर वो भी महिला हैं, उनको लेकर के ये भी बात आ रही है कि वहाँ पर घटना 4:30-5 बजे की है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो काफी विलंब से मौके पर पहुंचते हैं। अगर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार होते, अलर्ट होते, तो हिंसा इतना बड़ा रूप नहीं लेती, हो सकता है हल्के फुल्के में ये निपट जाती। ये कहना बिल्कुल सही है कि जो लोकल स्तर के है बहराइच प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही बरती गई है वो प्रथम विषय जो है उसके सारे। बिल्कुल, यानी बहराइच हिंसा में हुए बवाल के बाद अब सियासी टकरार जो है शुरू हो गई है। हालांकि इसका क्या असर हमें आगे देखने को मिलता है उस पर जरूर नजर रहेगी। अनिल पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जी हां, चयनित अन्य अभ्यर्थियों की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। दोनों ही पक्ष के लोग सुनवाई के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इस मामले में अब तक एक बार 9 सितंबर को भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई टल गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से आज यानी 15 अक्टूबर को इस मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट आज 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में सुनवाई करेगा। चयनित और अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं वो सुनवाई के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। इस मामले में अब तक एक बार 9 सितंबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 23 सितंबर की थी। हालांकि 23 सितंबर को सुनवाई ना होने के कारण सुनवाई टल गई थी और अब आज 15 अक्टूबर को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी है, जो चयनित लोग हैं, वो सभी की जो निगाहें हैं आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद अमान का। मोहम्मद अमान, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और आज क्या कुछ संभव? जी रिया, आपको बता दें मामला जिस तरह से लगातार तूल पका हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार 69,000 शिक्षक जो लगातार सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं जब इस भर्ती मामले में जहां पेच फंसा था वो जो चयनित अभ्यर्थी थे उन लोगों की उनका भी यहाँ पे लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए चले गए थे। कहीं ना कहीं उनका यह कहना था कि एक के साथ इंसाफ करने में कहीं दूसरे के साथ नाइंसाफी ना हो जाए, जिसको लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सितंबर के महीने में 9 तारीख को सुनवाई हुई थी, 23 तारीख को इस सुनवाई होना थी जो टल गई थी, जो आज 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें जिस तरह से जो चयनित छात्र हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठे हुए हैं और ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले वाले जो अभ्यर्थी हैं ये भी वहां पे हैं और सभी की निगाहें लगातार फैसले के ऊपर टिकी हुई है कि किसके हक में फैसला आता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके हक में फैसला होता है। फिलहाल जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला था उसमें हाईकोर्ट में सीधे तौर से जो 69,000 शिक्षक ओबीसी एससी आरक्षित मामला था उसमें हाईकोर्ट का फैसला इनके हक में आ चुका था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश भी कर दिया था कि लिस्ट जारी करें और इनकी नियुक्ति पत्र इनको दिया जाए। लेकिन जहां पे जो चयनित छात्र थे उन चयनित छात्रों ने सीधा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया था, जिसकी आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल अमान, जिस तरह से आपने कहा कि मामले में आज सुनवाई है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुनवाई में क्या कुछ संभव और क्या संभव है कि आज ही फैसला भी आ जाए सुप्रीम कोर्ट का? जी, जिस तरह से देखिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो पिछले सालों से कई सालों से अपनी नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक का मामला है जो नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, जहाँ पे उनके पास हाई कोर्ट का आदेश भी है।
हाईकोर्ट के आदेश होने के बाद जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इन सभी की लिस्ट जारी करने के बाद इन सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए, तो वहीं पेज फंसता नजर आ रहा था जो चाइनीज अभ्यर्थी थे जो नौकरी पहले से कर रहे थे। तो उनका भी साफ तौर से यही कहना था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद हमारे साथ नाइंसाफी हो जाए, तो इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला करता है। बिल्कुल मोहम्मद अमान, क्योंकि हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर यानी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले को लेकर अहम सुनवाई है। कितनी देर में सुनवाई शुरू होती है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या आज ही फैसला भी संभव है, इस सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। मोहम्मद अमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते प्रभारी मंत्री ने लोक निर्माण विभाग संघ की बैठक की। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योजनाओं को लेकर बैठक की। भूखंड विक्रय से पूर्व सभी सुविधाओं को विकसित करें, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए। सुविधाओं को विकसित करने के लिए बिल्डर को निर्देश दे। सड़क जिस विभाग द्वारा बनाई जाए वही अनुरक्षण भी करे। तो सुरेश खन्ना ने अपने विभाग के साथ आज बैठक की और बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रिलायंस जियो के चेयरपर्सन आकाश अंबानी और भारतीय इंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के कई टेक स्टार्टअप और अब कंपनियां अपनी अनोखी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेंगी। इसमें भारत में विकसित हो रही G7 टेक्नोलॉजी पर भी अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। इस इवेंट का थीम द फ्यूचर इज नाउ है। साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा 5G उपयोग के मामलों में के साथ साथ क्लाउड और ईज कंप्यूटर, IoT, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक, सिटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित घोषणाएं शामिल होंगी। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में
WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।